हेलो बच्चों, आज हम राष्ट्र का स्वरूप पढ़ाएंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए बच्चों, ये टॉपिक अगर आएगा तो इसमें से पहला क्वेश्चन होगा, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तर ये लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अगर आप यहाँ पर परिचय सही नहीं लिखते हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो अन्य प्रश्नों के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर आंसर ये है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आंसर में यह लिखना कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा है हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखेंगे कहाँ कहाँ रेखा है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसकी हमें व्याख्या करना। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अब यहाँ पर लिखना शुरू करो। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा, है ना। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य और उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है, अपितु उसका धर्म भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो उत्तर में लिखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से किया है, अनंत काल से है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो बच्चों यहाँ लिखो, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करना है। यह पहला टॉपिक हुआ। अब दूसरा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम वही लिखना जो हमने पहले बताया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब संभव है। तो आंसर में बच्चों ये लिखना है यहाँ पर
कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है असंभव है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो उत्तर में लिखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो उत्तर में लिखो, पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन यानी आदमी के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी प्राप्त करती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों कहाँ कहाँ रेखा है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ, इसकी आपको व्याख्या करना। तो हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। उसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, है ना। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है, देखिए मैं पूरी बुक का जो है पूरे लेसन का दे रहे हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से पृथ्वी सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन है इसी में से कि जन का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो बच्चों आंसर में लिखना कि जन का प्रवाह अनंत होता है, उसका अंत ही नहीं है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेखित कीजिए। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा है, देखिए कहाँ कहाँ रेखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतने का आपको व्याख्या करना। तो भैया हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आगे लिखो, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित है ना किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, है ना, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। रश्मि माने होता है किरण, है ना। सूर्य की रश्मियों यानी किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके बाद बच्चों घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए, का मतलब बताओ। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर घाटों का निर्माण का मतलब मनुष्य यानी जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। इसके बाद जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो यहाँ पर आप लिखो, जन का संततवाही का अर्थ है कि सदा प्रवाहित, है ना, या स्थायी। जैसे नदी का पानी हरदम प्रवाह में रहता है, धारा में रहता, उसी प्रकार से जन भी हरदम संततवाही का मतलब है कि सदा प्रवाहित और स्थायी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अगला क्वेश्चन है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो उत्तर में बच्चों ये लिखना कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ क्या है। तो तादात्म्य का अर्थ है एकत्व या एक सा होना, तथा अजर का अर्थ है क्षय रहित हो, जो बूढ़ा न हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ, जमीन के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। जन के प्रवाह से तात्पर्य है लोगों का झुकाव, लोगों की विनम्रता। इसके बाद राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो राष्ट्र निवासी जन नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ये इस टॉपिक में आपको लिखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृत से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प रस संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश का संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है ना। तो यहाँ पर भी उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो बच्चों, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल और शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो उत्तर में लिखो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, सभ्यता है। इसके बाद राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृत कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां जहां रेखा है उसी की केवल व्याख्या करना। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इस टॉपिक में मिलता है
कि संस्कृत का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों उत्तर में लिखो कि संस्कृत का तात्पर्य है सभ्यता, किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण में जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृत के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृत में ही निवास करता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृत के इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृत किसे कहते हैं। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में जो हमें जिस संस्कृत का दर्शन प्राप्त होता उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संस्कृत जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। तो यहाँ पर संस्कृत के अभाव में जन की कल्पना करना व्यर्थ है, इसलिए संस्कृत को जन का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जन की संस्कृत से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में आप लोग ये लिखना कि व्यक्ति के जीवन में जिस सदाचरण एवं सभ्यता का विकास होता है उसी को जन की संस्कृति कहते हैं। विकास, अगला क्वेश्चन है विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास व्यक्ति या समाज जब उन्नत अवस्था में होता है तो वो उसे विकास की संज्ञा दी जाती है। अभ्युदय जो उदय की ओर उन्मुख हो, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि जन का मस्तिष्क क्या है। तो जन का मस्तिष्क यानी आदमी की जो है सभ्यता, संस्कृत जन का मस्तिष्क है, संस्कृत जन का मस्तिष्क है।